Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पादप जल से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्नपूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्नपूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक अभी बची हुए डिस्कस करने के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन, रेस्पिरेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन, पेय जो बेवरेजेस होते हैं वो, और आसवन, डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक्स अभी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत रह गए हैं। और प्रकाश संश्लेषण हम कब पढ़ेंगे, जब हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण वाली जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पोषक पदार्थ एवं पोषण, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत देखेंगे हम। और पादपों पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखने वाले हैं। पादपों पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण, ठीक है। तो स्वपोषण के अंतर्गत ये चीजें हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो पोषण वाले टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से बने रहे। आगे जो क्रोनोलॉजी से फिर याद आ गया, ठीक है, समझ गए आप, क्रोनोलॉजी मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो बने रहे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। टॉपिक है पोषक पदार्थ एवं पोषण, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, इंग्लिश में से बोलेंगे न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। जानेंगे क्या होता है ये एक एक करके। जीवों को शरीर की वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए, किस किस चीज के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, यानी हिंदी में बोले तो वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए, तथा शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, हमने यहाँ पे देखा, वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए तथा शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व अथवा पोषक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है हमें, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, या फिर जो पोषक तत्व या फिर जो पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, वहां से मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। उसी से फिर शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, ये सारी चीजें और शरीर की जैविक प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जीवों द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण करने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है पोषण। क्या कहलाती है, पोषण। जीवों द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करने की जो सारी प्रक्रिया है वो कहलाएगी क्या, वो प्रक्रिया सारी कहलाएगी पोषण, या फिर उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो समझ में आएगा न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व और पोषक पदार्थ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि दोनों में अंतर आपने देख लिया और किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित है ये भी आपने देखा। इसमें भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन यानी पाचन, संश्लेषण, स्वांगीकरण तथा शरीर की विभिन्न गतिविधियों में उपयोग होने वाली सभी क्रियाएं शामिल है। इसमें क्या है, भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन यानी डाइजेशन, सिंथेसिस और एसिमिलेशन, ठीक है, तथा शरीर की विभिन्न गतिविधियों में उपयोग होने वाली सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है पोषण के अंतर्गत। पोषक पदार्थों को वर्गीकरण हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंग्लिश में से बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जानेंगे इसके बारे में। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सभी पोषक पदार्थों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक पोषक और दूसरा है अकार्बनिक पोषक, ठीक है। इंग्लिश में से बोलेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी अकार्बनिक पोषक। इसके अंतर्गत आते हैं पोषक, जो कार्बनिक पोषक है उसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, प्रोटीन जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, और ये विटामिन, ये है सूक्ष्म पोषक, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक पोषक में आएंगे खनिज, लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन और जल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और देखते हैं, पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें, काफी कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पे 4 प्रकार से किया गया है, आवश्यक पोषक तत्व, अनावश्यक पोषक तत्व, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और लघु मात्रिक पोषक तत्व। आवश्यक यानी जो शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है, जो शरीर में नहीं बनते,
ठीक है। और अनावश्यक मतलब जो शरीर में बनते हैं उनकी आवश्यकता बाहर से लेने के लिए नहीं होती, ठीक है। बाहर से इसको शरीर में नहीं लेने की आवश्यकता नहीं होती, इनको बोलेंगे अनावश्यक पोषक तत्व। जानेंगे इनके बारे में क्या होते हैं और कितने प्रकार है। ऐसे पोषक तत्व जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है बल्कि बाहर से प्राप्त किया जाता है, ये होते हैं आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक मतलब शरीर के लिए आवश्यक जो है, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्वों के अंतर्गत दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक दोनों प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। दीर्घ मात्रिक ये वाले, ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और जो लघु मात्रिक ये वाले, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आवश्यक पोषक तत्व के अंतर्गत ये, यानी इसके अन्य भाग ये हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अनावश्यक पोषक तत्व, ठीक है। आवश्यक पोषक तत्व आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे पैम्पलेट वगैरह रहते हैं या फिर बोर्ड वगैरह, विज्ञापन वगैरह दिए रहते हैं, ठीक है। विज्ञापन वगैरह दिए रहते हैं कि आवश्यकता है, आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यकता है यानी उसके पास नहीं है, उस व्यक्ति के पास नहीं है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ए बॉडी है, ठीक है। इसको आवश्यकता है, यानी या फिर ये कंपनी है, मान लीजिए कंपनी, ठीक है, कंपनी को आवश्यकता है, कंपनी के पास ये चीज़ नहीं है, तो वो आवश्यकता का बोर्ड लगाएगी और उसको प्राप्त करेगी, ठीक है। उसके लिए फिर जो प्रोसेस वगैरह रहती है उसको लेने के लिए, जो इंटरव्यू वगैरह, जो फिर फॉर्म वगैरह भरने की जो प्रोसेस रहती है वो वगैरह करके यहाँ पे फिर क्या करेगी, ये उसको एंटर लेगी, ठीक, अंदर लेगी, एंटर करेगी, ठीक है। तो ये आवश्यकता है इसको, ठीक है, ये कंपनी को आवश्यकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पे ये इसको मान लो क्या शरीर है और ये है पोषक तत्व, ठीक है। जो विज्ञापन वगैरह हमने में दिए थे वो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, पोषक तत्व, और शरीर को इसकी आवश्यकता है इसलिए बाहर से लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब दूसरा है अनावश्यक पोषक तत्व। अनावश्यक यानी जिसकी आवश्यकता ना हो। मान लीजिए ये कोई बॉडी है या कंपनी है, ठीक है। कंपनी के पास पहले कुछ चीज़ें उपस्थित है या खुद ही वो प्रोडक्ट बनाती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या उसको उसकी आवश्यकता बाहर से पड़ेगी। मान लीजिए ये कोई कंपनी है जो सेल बनाती है, ठीक है, सेल, घड़ी के सेल, ये कोशिका वाला सेल नहीं, ये घड़ी वाला सेल जो रहता है वो बनाती है, ठीक है। क्या इसको घड़ी के सेल की आवश्यकता बाहर से पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद बनाती है। वैसे यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए अनावश्यक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अनावश्यक पोषक तत्व के अंतर्गत जो ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में स्वतः निर्मित होते हैं अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जो शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं या खुद स्वयं निर्मित होते हैं, खुद वहाँ पर निर्मित होते हैं, ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं वो अनावश्यक होते हैं शरीर के लिए, क्योंकि शरीर को इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम और लेड आदि, ये है नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये है लघु मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व जिनका उपयोग जीवों द्वारा ऊर्जा वृद्धि तथा शरीर के कार्यों के लिए किया जाता है, ये होते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। इन पोषक तत्वों की शरीर में अत्यधिक मात्रा आवश्यक होती है। दीर्घ मात्रिक यानी मात्रा से ही यहाँ समझ सकते हैं, मात्रा, मैक्रो, ठीक है। यहाँ पे है मात्रा का यहाँ पे ज्ञान हो रहा है, ठीक है। हिंदी वगैरह का यूज यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, इसका ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पे मात्रा यहाँ पे दिए गए हैं, तो दीर्घ मात्रा यानी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको बोलेंगे दीर्घ मात्रक पोषक तत्व। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और लोहा, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये है दीर्घ मात्रक पोषक तत्व, ठीक है, जिनकी शरीर को आवश्यकता ज्यादा होती है वृद्धि और विकास और मेंटेनेंस के लिए। जैसा कि हमने देखा, वृद्धि, विकास और रख रखाव के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए इनको शरीर की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगला है यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लघु मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 6 कार्बनिक पोषक तत्व आते हैं, मुख्यतः आते हैं, बाकी और भी है। ये है जस्ता, तांबा यानी कॉपर है, ठीक है, जिंक, जस्ता, तांबा, कॉपर, ठीक है, मैंगनीज, ये है बोरॉन, मोलिब्डेनम, एमओ तथा क्लोरीन, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। अब हम देखते हैं पादपों में पोषण, ठीक है। पादपों के लिए इनमें से कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। कंडीशन कैसे चेंज होगी, इनके लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो वगैरह यहाँ पे थोड़े से चेंज होंगे, और जो माइक्रो है वो यहाँ पे थोड़े से बदलेंगे, ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे जो भी चेंजेस यहाँ पे होने वाले। जंतुओं के समान पादपों को भी अपनी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे भी बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, खुद का रखरखाव करते हैं, उनको भी तो अपनी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, ठीक है। हरे पौधे जो रहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल व सूर्य के प्रकाश द्वारा
किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पादपों की जो प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण में सक्षम होती है, वे में सक्षम नहीं होती, वे अन्य माध्यमों से पोषक पदार्थों को प्राप्त करती है या उसकी प्राप्ति करती है। ठीक है, जो इसमें सक्षम नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं होती है, वे अन्य माध्यमों से पोषक पदार्थों की प्राप्त करने के लिए तत्पर होती है। ठीक है, उस प्रकार ये दूसरे तरीकों से ये अपना पोषण लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पोषण के प्रकार है पादपों में, वो किस प्रकार है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में निम्नलिखित प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है। स्वपोषण यानी जो स्वयं द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये होते ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण स्वपोषी इसके अंतर्गत आते हैं, स्वपोषण के अंतर्गत। ठीक है, यानी जो जीव स्वपोषी होते हैं वो स्वपोषण करते हैं, या स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उल्टा सीधे एक समान, मतलब ऐसा समझ जाओ। यहाँ पे अगला विषम पोषण, हेटरोट्रॉफिक, जो दूसरों से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, ये सभी के बारे में और हम पढ़ेंगे। अभी इसके प्रकार बस देख लेते हैं। विशिष्ट पोषण, ठीक है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों जल एवं प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों जल एवं प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। उदाहरण के लिए पादप, क्या है? पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना कि जो व्यक्ति अपना खाना खुद बना रहा है, मतलब अपनी कंडीशन बात कर रहा हूँ, ह्यूमन वाली कंडीशन में अपना खाना खुद बना रहा है, तो वो क्या हो गया? वो स्वपोषी हो गया। स्वपोषी नहीं, वो खाना पका रहा है, बना नहीं रहा है। बनाते कौन है? ये जो पादप वगैरह रहता है, ये बनाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को स्वपोषी ना कहें, आप परपोषी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं आप। ठीक है, आप पौधों पर आश्रित रहते हैं या फिर दूसरे जीव पर आश्रित रहेंगे, या जो नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो जो स्वपोषण वाली कंडीशन है आपको समझ में आ गई होगी, यानी जो स्वयं को भोजन बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पादप। स्वपोषण की दो विधियां हैं, प्रकाश स्वपोषण और दूसरा है रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण की भी दो विधियां यहाँ पे है, प्रकाश स्वपोषण और दूसरा है रासायनिक स्वपोषण। इसी आधार पर स्वपोषी जीवों को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण के आधार पे, जो निम्नवत है, हम देखेंगे यहाँ पे। स्वपोषी यानी जो ऑटोट्रॉफ्स है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको प्रकाश स्वपोषी या फिर प्रकाश संश्लेषी बोलेंगे, और जो रासायनिक विधि द्वारा अपना पोषण करते हैं वो उनको बोलेंगे रसायन स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी। ठीक है, इसको देखेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी बोलेंगे, और यहाँ पे केमो ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक। ठीक है, केमोसिंथेटिक, ये सिंथेसिस नहीं, सिंथेटिक है। एक मिनट, यहाँ पे आप देख लेना, इसका कुछ गड़बड़ है अंग्रेजी में थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी प्रकाश संश्लेषी इसे बोलेंगे, और ये रासायनिक संश्लेषी को केमोसिंथेटिक इसको बोलेंगे। ठीक है, केमोसिंथेटिक। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? जो प्रकाश संश्लेषी उसके अंतर्गत लगभग सभी हरे पौधे आएंगे, मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आएंगे। सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सभी शैवाल आएंगे, एल्गी वगैरह जो पर्पल और रेड वाले रहते हैं। ठीक है, पर्पल रेड वगैरह ये सभी शैवाल आएंगे, और हरे जीवाणु आएंगे, ग्रीन बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आएंगे, जो प्रकाश स्वपोषी होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला है रसायन स्वपोषी, इसके अंतर्गत आएंगे नाइट्रिकारक जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे इसके आगे, जब हम इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये है लौह जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया, और मीथेन जीवाणु, मीथेन बैक्टीरिया। ये रसायन स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जानेंगे क्या करके इसके बारे में। प्रकाश स्वपोषी अथवा जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो क्या होता है? ठीक है, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ये कहलाएंगे।
ये जीव फोटो संश्लेषी जीव प्रकाश संश्लेषी जीव कहला देंगे। ठीक है, जो किस किस की सहायता से, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो रही है, हरित लवक के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हैं, आप इसको 2-3 बार दोहराइए, आपके दिमाग में पिक्चर इसकी बन जाएगी। अगला है अधिपादप एपिफाइट। एपिफाइट का हम जब पादप का वर्गीकरण जब देख रहे हैं तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, तो फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी परिभाषा। कुछ हरे पौधे जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, कुछ हरे पौधे जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं। ये देखिए, ये कोई बड़ा वृक्ष है, ये वाला, ये कोई बड़ा वृक्ष है और यहाँ पे कुछ पौधे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आकार में बहुत छोटे हैं और बड़े वृक्षों की शाखाओं में उगते हैं। ये किसी की शाखा में उगे हैं, परंतु ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ये उस शाखा पर निर्भर नहीं रहते, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को अधिपादप कहा जाता है। ऐसे पौधों को क्या कहा जाएगा? अधिपादप। ठीक है, जैसे फर्न, लाइकेन और शैवाल इसके उदाहरण है। फर्न, लाइकेन और शैवाल अधिपादप के उदाहरण है। ठीक है, अगला है रसायन स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी। ठीक है, क्या होते हैं ये? कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपने भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जो हमने देखे थे, प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश की उपस्थिति वाली कंडीशन में कर रहे थे अपना भोजन का निर्माण। यहाँ पर कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपने भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करके रसायन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करके रसायन ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण करके, अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण करके ये क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण, प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर कौन सी ऊर्जा प्रयोग करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण स्वपोषण की यह विधि रासायनिक संश्लेषण या फिर इंग्लिश में इसे बोलेंगे केमोसिंथेसिस कहलाएगी। ठीक है, केमोसिंथेसिस कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस इसके अंतर्गत आते हैं, जो स्वपोषी और रसायन संश्लेषी होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है।
लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।